नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी फर्म का सर्वे, प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ गए। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत चीन छोड़ो पाकिस्तान छोड़ो, कनाडा भी आया भारत के घुटने पे पीएम मोदी की कूटनीति के आगे। इस बीच भारत ने भी की अपील, अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस को घोषित करे आतंकवादी। तीसरी बड़ी अपडेट, ड्रैगन बना रहा खतरनाक जैविक हथियार। जी हां, दरअसल चीन की चाल को समझना दुनिया के लिए होता जा रहा मुश्किल। नई तरीके से समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहा ड्रैगन। चौथी बड़ी अपडेट, इराक के प्रधानमंत्री अल कदीमी पर हुआ जोरदार हमला, हत्या की कोशिश। विस्फोटक लदे ड्रोन से हुआ है हमला, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पांचवी बड़ी अपडेट, जलवायु सम्मेलन में दुनिया को बचाने के लिए 5 अहम फैसले हुए हैं। तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे 100 करोड़ वैक्सीन डोज पर बीजेपी नेताओं ने पीएम को सम्मानित किया है। आडवाणी और जोशी वर्चुअली हुए हैं शामिल। तो एक एक करके आपको बताएंगे। आखिरकार इमरान खान ने कर दिया सरेंडर, कट्टरपंथी संगठन टीएलपी से हटाया गया बैन। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिकी फर्म का आया सर्वे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुन लिए गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज़्यादा है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति छठे और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट की बात करें तो इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले नंबर पे हैं। तो वहीं लोपेज ओब्राडोर राष्ट्रपति मैक्सिको के हैं 66%। मारिया द्रागी पीएम इटली हैं। एंजेला मार्केल जो कि चौथे नंबर पे हैं। स्कॉट मॉरिसन पीएम ऑस्ट्रेलिया हैं। जो बाइडेन 44% जो कि अमेरिका। जस्टिन ट्रूडो पीएम कनाडा 43%। फूमियो किसीदा पीएम जापान। मून जेइन राष्ट्रपति साउथ कोरिया और बोरिस जॉनसन पीएम ब्रिटेन। ये लोकप्रियता की लिस्ट निकल के आई है। हम चलते हैं अगले अपडेट, कनाडा की भारत से अपील। भारत की कनाडा से दरअसल अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस को घोषित की जाए आतंकवादी संगठन। कनाडा उठाने जा रहा है बड़ा कदम। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने औपचारिक रूप से कनाडा सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अनुरोध किया है। एनआईए ने इस हफ्ते ओट्टावा में अपने कनाडाई कानून प्रवर्तन समकक्षों के साथ बातचीत की और उन्हें हर मोर्चे के खिलाफ अपने मामले का समर्थन करने के लिए जानकारी और डोजियर दिए गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये अनुरोध इस साल की शुरुआत में किया गया था और एनआईए टीम की ओट्टावा यात्रा और भारत के इस दावे को पुष्ट करने के लिए एसएफजे भारत में विशेष रूप से पंजाब में अपने अलगाववादी एजेंडे में हिस्सा को बढ़ावा दे रहा था, जिनमें पंजाब जनमत संग्रह का नेतृत्व भी शामिल है। ओट्टावा में भारत के उच्चायोग की तरफ से जारी एक रिलीज के अनुसार इसने अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद रोधी ब्यूरो ऑफ ग्लोबल अफेयर्स कनाडा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आंतरिक बैठकें भी की गई हैं। ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट, ड्रैगन बना रहा खतरनाक जैविक हथियार। चीन की चाल को समझना दुनिया के लिए होता जा रहा है मुश्किल। जी एक और जैविक हथियार। चीन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, इसे पढ़ पाना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। वो न सिर्फ परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, बल्कि वो जैविक हथियार बनाने में भी जुट गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी नई रिपोर्ट्स में कहा है कि चीनी सेना रासायनिक और जैविक हथियार बनाने पर काम कर रही है। इसमें कहा गया है कि चीन संभावित दोहरे उपयोग वाले जैविक हथियार की गतिविधियों में लागू हुआ। चीन इन जैविक विषाक्त और रासायनिक हथियारों का अनुपालन किस तरीके से करता है, ये चिंता बढ़ाने की बात हो सकती है। दरअसल रिपोर्ट्स का निष्कर्ष यह है कि चीन विश्व स्तरीय सैन्य शक्तियों से निपटने के लिए हर संभव अपनी क्षमता बढ़ाकर हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है
और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार में तेजी के साथ बढ़ोतरी कर रहा है। 2030 तक उसे के पास मौजूदा परमाणु हथियारों की संख्या में कम से कम 1000 तक पहुंच सकती है। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इराक पीएम पर हुआ है बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें विस्फोटक लदे ड्रोन से हुआ है हमला। पीएम अल-कदमी की हत्या की कोशिश की गई है। दोस्तों बड़ी खबर इराक से निकल के, जहाँ पे प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-कदमी की हत्या करने की कोशिश की गई है। रविवार की सुबह उनके घर पर हमला किया गया है। एजेंसी के मुताबिक इस हमले में ड्रोन में लदे विस्फोटक के जरिए अंजाम दिया गया है। जिस समय ये हमला हुआ उस समय पीएम कदीमी घर में ही मौजूद थे। इराकी सेना ने पीएम मोदी पर इस हमले को असफल हमला करार दिया है। सेना का कहना है कि पीएम कदीमी को इस हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस हमले को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमले के कुछ ही देर बाद पीएम कदीमी ने ट्विटर पर अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विश्वासघात के रॉकेट विश्वास करने वालों के लोगों के हौसले नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे वीर सुरक्षा बल दृढ़ रहेंगे क्योंकि वे लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने, न्याय दिलाने और कानून को लागू करने के लिए काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ठीक हूँ, ऊपर वालों का शुक्र है और मैं इराक की खातिर सभी से शांति और संयम का आह्वान भी करता हूँ। अगले अपडेट। जलवायु सम्मेलन में दुनिया को बचाने के लिए ये अहम फैसले हुए, वैज्ञानिक भी हुए खुश। दोस्तों इस बार 26वें कॉप सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बड़े बड़े दावों वाली कई घोषणाएं की झड़ी लगा दी। इसे बिजली बनाने के लिए कोयले का प्रयोग में लाना वाला बताया। वनों की कटाई को रोकने जैसे सुर्खियां बटोरने वाले वादे शामिल हैं। और इस बार सम्मेलन के पहले 2 दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दुनिया के 2 बड़े नेताओं ने इस शिरकत की बड़ी घोषणाएं की। जलवायु वार्ता में विशेषज्ञ और रिंगो यानी अनुसंधान और स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन का हिस्सा बेथ मार्टिन कहते हैं कि पहले के कॉप सम्मेलन और इस बार में यही बड़ा अंतर है। सामान्यतः दुनिया के बड़े नेता सम्मेलन के पहले हफ्ते में शामिल नहीं होते रहे, साथ ही वो बैठक के अंत में शामिल होते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया बचाने आगे निकल पड़ी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पर बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। आडवाणी जोशी वर्चुअली हुए शामिल। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हुई और इसमें NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, S जयशंकर, अनुराग ठाकुर, मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस बैठक में 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में NDMC कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप से आयोजित हो रहा है, जिनमें पीएम मोदी समेत 124 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। शेष लोग वर्चुअली तौर पर बैठक में शामिल हुए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। आखिरकार इमरान खान ने कर दिया सरेंडर। कट्टरपंथी संगठन TLP से पूरी तरीके से हटाया वैग। दोस्तों पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसक विरोध करने वाले कट्टर इस्लामवादियों के सामने आखिरकार इमरान खान की सरकार झुकने पर मजबूर हो गई है। इनमें शरमपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के कई नेताओं की रिहाई और अब इमरान खान ने उस पर से बैन हटा दिया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कट्टरपंथी इस्लामवंदियों के आगे झुकते हुए चरमपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर करने की शनिवार को अनुमति दे दी। फ्रांस में प्रकाशित ईस्ट निंदा कानून के मुद्दे पर सरकार को फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने के लिए मजबूर करने वास्ते संगठन द्वारा किए गए हिंसक विरोध के बाद अप्रैल से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। इस बीच संगठन पिछले महीने एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है और हिंसक विरोध के बाद सरकार के साथ उसने एक समझौता किया। हालांकि समझौते का विवरण जनता के साझा नहीं किया गया, लेकिन कुछ नेताओं के बयान से ये सामने आया कि इसे संगठन पर प्रतिबंध हटाना शामिल था। हाल ही के दिनों में TLP कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच भीषण टकराव के दौरान 10 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 21 लोगों की जान चली गई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे पाकिस्तान का उत्तरा मुखौटा आतंकी फंडिंग के मामले में कोर्ट से बरी हुए हाफिज सईद से जुड़े 6 उग्रवादी। दरअसल दोस्तों आतंकियों से वास्ता न रखने वाले पाकिस्तान सरकार के तमाम दावे एक झूठ साबित होते दिखाई रहे हैं। लाहौर उच्च न्यायालय ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा JUD के 6 वरिष्ठ नेताओं को आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराने के फैसले
को रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया गया है। सईद के नेतृत्व वाला जमात उद दावा प्रतिबंधित लश्कर तैयबा एलईटी का मुखौटा संगठन है और एलईटी 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन है और जिसमें 6 अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, सहायक कर्मी के तौर पर काम कर सकती हैं महिलाएं। अफगानिस्तान में तालिबान अपने अजीबोगरीब फरमान से असली रंग दिखा रहा है। नए फरमान के तहत अब अफगान महिलाओं पर सहायक कर्मी के तौर पर काम करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस फैसले से अफगान लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट्स में बातें सामने आई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार होने लगा है। आपको बता दें, आए दिन नए फरमान से लोगों की ज़िंदगी नर्क जैसी हो रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तालिबान ने अफगान महिलाओं पर सहायक कर्मी के तौर पर काम करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। टोलो न्यूज़ ने ह्यूमन राइट्स के बी वॉच में सहयोगी महिला अधिकार निदेशक हिरथर वर्क के हवाले से कहा है कि तालिबान के गंभीर प्रतिबंध अफगान विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं मुखिया वाले परिवारों का जीना मुहाल कर दिया है। निकाय है कि 34 प्रांतों में केवल 3 प्रांतों में आधिकारिक तौर पर महिला श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ने ठोका मानहानि का केस, बोले चरित्र प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। दोस्तों, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ड्रग्स केस को लेकर लगातार एनसीबी समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं। अब समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करते हुए मानहानि का केस ठोक दिया है। समीर वानखेड़े मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और आर्यन खान नवाब मलिक के दामाद समीर खान समेत बॉलीवुड से जुड़े तमाम देशों से जांच अधिकारी हैं तमाम केसों के। हाल ही में उनसे आर्यन खान समेत 6 केस वापस ले लिए गए हैं। वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने कहा है कि मलिक वानखेड़े के परिवार को फ्रॉड कर रहे हैं और उनके धर्म पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं। मलिक रोज़ाना पूरे परिवार को फ्रॉड कहते रहते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों